human reproduction today. This is the new chapter that I'm starting with you. This is the third chapter according to your NCERT. Clear? So, by far now, you are clear with what is reproduction. थोड़ा सा बताऊंगी. रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेरेंट से एक ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका प्रोजेनी जब पैदा होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. हमने दो तरह की रिप्रोडक्शन की थी, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है. अभी तो ह्यूमंस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ह्यूमंस में बच्चे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर अ रिमाइंडर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. आपको दोनों साइंस भी मैं समझा चुकी हूँ. दिस इज मेल, दिस इज फीमेल. तो एक मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जो कि गैमीट प्रोडक्शन करते हैं. सबसे पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स प्रोडक्शन करते हैं. उसके बाद गैमीट ट्रांसफर होता है. ह्यूमंस के केस में मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है. फर्टिलाइजेशन अंदर होती है बॉडी के, यानी कि कौन से टाइप की फर्टिलाइजेशन हुई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और ह्यूमन बेबी में उसके बाद जब यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद इसका प्रॉपर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, प्रॉपर फीटस बनना शुरू हो जाता है. तो ये केसेस को हम क्या कहते हैं कि क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी. तो इस प्रेगनेंसी में या जेस्टेशन पीरियड के अंदर, इसको जेस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है, इस जेस्टेशन पीरियड के अंदर, ये जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में नियरली 280 डेज या 9 मंथ्स का होता है. ठीक है. तो इस केस में मदर इज प्रेग्नेंट, तो प्रॉपर जाइगोट से लेके एक फीटस तक का एक प्रॉपर जो डेवलपमेंट ह्यूमन बेबी का होगा वो कंप्लीटली मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है. तो ऐसी डेवलपमेंट को भी हम बोलेंगे इंटरनल डेवलपमेंट. दो तरह की फर्टिलाइजेशन और दो तरह की डेवलपमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिमाइंड कराऊंगी. जैसे फ्रॉग्स में गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि फ्रॉग्स में पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बॉडी के बाहर हो जाती है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट भी हो जाती है उनकी तो वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट. लेकिन ह्यूमंस के केस में या बाकी हायर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के अंदर जैसे हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसमें मेल गैमीट्स आर डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है. वहीं पे कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबी होता है. तो डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है? इंटरनल डेवलपमेंट ही हो जाती है. कंप्लीट बेबी की डेवलपमेंट जब हो जाती है तो आफ्टर दैट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हो गई फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रॉपर एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट. प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट के बाद ये प्रॉपर क्या हो रहा है? सारा कुछ हो रहा है. जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, प्रेगनेंसी चल रहा है, इसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता है. ठीक है जी. क्या इसको हम और क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में करेंगे. तो फिर पार्चुरेशन और जो बेबी डेवलप होके आता है वो कंप्लीटली अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है. ऐसे नहीं कि शक्ल रिजेंबल कर रही है, ऑब्वियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि दो तरह से होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. आई होप आपको याद होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. वो बड़ा डरावना हो जाएगा ना, बिल्कुल पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, पैदा होते ही पापा जैसा या मम्मी जैसा हो गया है ना, उसे दाढ़ी जोड़ी के साथ में पैदा हो जाए. चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में
डायरेक्ट डेवलपमेंट में जब बेबी पैदा होता है या इस अर्थ पे आ जाता है, आई मीन टू से अपीयर हो जाता है, तब वो अपीयर कर रहा होता है अपने पेरेंट्स जैसा अपीयर कर रहा होता है, इन द सेंस वो अपनी स्पीशीज जैसा लग रहा होता है। यानी कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है उसको देख के पता चलता है कि वो इंसान का बच्चा है, डॉग का बच्चा जब पैदा होता है उसको देख के पता चलता है कि वो डॉग का है। तो दैट मीन्स ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसे हमने फ्रॉग्स के केस में किया था कि लार्वा, प्यूपा, ये लार्वल स्टेजेस वगैरह इसमें आ जाती हैं, और वो लार्वल स्टेजेस सीधा अडल्ट जैसी नहीं लगती, वो काफी स्टेजेस से गुजर के जाती है, जिन स्टेजेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, फिर जाके वो अडल्ट जैसी दिखती है। तो उसमें एक इनडायरेक्ट स्टेज, लार्वल स्टेज आ जाती है जब, तब हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। क्लियर? अभी ह्यूमंस में कौन सी हो रही है? डायरेक्ट हो रही है, तो मैं इनडायरेक्ट वर्ड ड्रॉप कर रही हूँ। आई रिपीट, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स with two different bodies, male and female bodies are different. That means हम कह सकते हैं कि humans are unisexual। और humans को देख के हमें पता चल जाता है कि this is a female body and this is a male body, यानी कि बाहर से देख के हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आई थिंक आपको याद होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, दो अलग अलग बॉडीज होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो मेल होता है, मेल गैमीट्स वो फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देता है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट जो हो रही है वो भी इंटरनली हो रही है, तो इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है वो 280 दिन या 9 मंथ्स के पीरियड तक चाइल्ड पूरा डेवलप होगा। उस केस को हम प्रेगनेंसी क्या जेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। क्लियर? प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं, जिसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी या पार्चुरेशन ऑफ द बेबी हो जाती है। तो ये और भी इसमें काफी, एक्चुअली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और भी काफी केसेस, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड ऑल दैट थिंग्स। इम्प्लांटेशन मतलब वो एम्ब्रियो जो है वो मदर की बॉडी के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर एम्बेड हो जाता है, वो सब चीजें भी हम करेंगे। तो इस सारे चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे। अभी समझने वाली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, ये कुछ टर्म्स थी। आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी। अभी हम प्रॉपर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दोनों मेल और फीमेल बॉडी में से मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि इसमें हम क्योंकि बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ऑब्वियसली ह्यूमंस में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल के अंदर और कौन सा है फीमेल के अंदर, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस बेसिस पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। ठीक है जी? मैं कोई ऐसे नहीं करूंगी, ज्यादातर क्या करते हैं लोग कि पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, these are the primary, this is the primary sex organ, these are the secondary sex organs, ये ducts हैं, ये glands हैं, वो सब कुछ मैं साथ साथ में आपको कराऊंगी, ताकि समझ के जब आप लोग करो तो लिस्ट नहीं बना के दूंगी, साथ साथ में जब आप लोग करो तो आपको वैसे वैसे याद होता रहे। ठीक है? मोर ओवर आप जो कि पुराने बच्चे तो रीड कर ही रहे हैं सब कुछ, एनसीईआरटी वगैरह है। तो मेल या फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अभी सभी बच्चे एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करेंगे एंड जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगी उसको। तो मेल और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसको कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उस ऑर्गन को कहते हैं जो क्या करता है, which is responsible for gamete formation, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का वो होगा जो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल का वो होगा जो फीमेल गैमीट बनाएगा। Along with that, it has one more function. What is that function?
कि वो जो प्राइमरी उसका हार्मोन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, +1 में हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 हार्मोन्स के नाम किए थे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है। तो वो ही टेस्टोस्टेरोन जो ऑर्गन रिलीज करेगा, तो इनका जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है उसको रिलीज करना। तो ये 2 क्राइटेरिया है, एक तो वो ऑर्गन क्या करेगा, गैमीट फॉर्मेशन करेगा प्लस सेक्स हार्मोन्स रिलीज करेगा, उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स के अंदर होता है टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ये ऑर्गन होता है ओवरी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही बताऊंगी, साथ साथ में आपको सेकेंडरी बाकी सारे ऑर्गन्स एक्चुअली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी सारे ऑर्गन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे गैमीट बने तो ये गैमीट ट्रैवल कहाँ से होकर के, किस रास्ते से और कौन कौन से पार्ट से ट्रैवल होकर के आउटसाइड द बॉडी पहुंचता है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी अपनी प्राइमरी डेस्टिनेशन, यानी कि बाकी के इस केस में आउटसाइड द बॉडी पहुंचेगा। फीमेल के केस में बाकी सारे ऑर्गन्स जो ओवरी के साथ मिलकर बाकी सारे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल मिल करके तो एक सिस्टम बना रहे हैं ना, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो उस एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़ करके बाकी जो डक्ट्स, कैनाल्स, बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो सारे बनाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अलावा इसमें और क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। कुछ लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स को भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ही कंसिडर कर लेते हैं, बट रिप्रोडक्शन में हम लोग याद रखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, इस केस में टेस्टिस, उधर ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? तो अभी हम एग्जैक्ट टेस्टिस के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने स्टार्ट किया कि इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस है। तो ये इस केस में जो टेस्टिस होता है वो डायमेंशन उसकी क्या होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर मेल्स के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी कि टेस्टिस है, वो बॉडी के बाहर लाई करता है। बॉडी के बाहर इन द सेंस जो अब्डोमेन होता है, अब्डोमिनल कैविटी से बाहर। इसका क्या कारण है वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये इस तरीके से 2 सैक्स होते हैं। सैक मतलब थैले जैसा स्ट्रक्चर, 2 डार्क कलर्ड सैक होंगे एडजॉइंट। ठीक है, इस सैक को हम बोलेंगे स्क्रोटम। ये डार्क कलर का सैक होगा स्क्रोटम, जो बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये अब्डोमेन के साथ ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ 2 कैनाल्स। इन कैनाल्स को हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इन कैनाल्स को हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल्स। अब जो टेस्टिस है, जब ये मेल चाइल्ड की अगर हम बात करें, जब ये अपनी मदर के वूम के अंदर है, when the child's mother is pregnant with this male child, उस टाइम पे इसकी जो टेस्टिस होती है वो अपने अब्डोमेन के अंदर ही होती है। लेकिन नियरली 7th मंथ के अराउंड ये टेस्टिस इस इंग्वाइनल कैनाल से निकल करके इस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाती है। तो इस स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस ओवल शेप स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं स्क्रोटम के अंदर। क्लियर? ये टेस्टिस आर सराउंडेड बाय अ डेंस कवरिंग। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिख रखा है कि ये डेंस कवरिंग, डेंस कोटिंग के साथ ये सराउंडेड है। मैं आपको बता रही हूँ कि उस डेंस कोटिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर? अब ये जो टेस्टिस है, हाउ इट इज
तो होता क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, ठीक है, सेफ्टी एंड ऑल के लिए। लेकिन ये स्क्रॉटम लाइनिंग के साथ कनेक्टेड भी तो होना चाहिए ना किसी चीज से। तो यहाँ पे एक डार्क कलर का बैंड होता है, एक डार्क कलर का बैंड होता है जो इसको इस तरीके से स्क्रॉटम के साथ जोड़ के रखा होता है। इस डार्क कलर के बैंड को हम बोलते हैं गुबरनैकुलर कॉर्ड या गुबरनैकुलम या गुबरनैकुलर कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इनटू sacs named scrotum. Testis lies outside the abdominal cavity in a sac called scrotum. I repeat, testis development intra-abdominal ही होती है, abdomen के अंदर ही होती है। लेकिन जब ये बेबी अपने मदर के वूम्ब के अंदर ही होता है, नियरली 7th मंथ के अराउंड ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाती है। स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करने का यानी कि इसमें इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये उतरने का रीजन क्या होता है, जो होती है टेस्टिस, इट लाइज आउटसाइड द बॉडी कैविटी in a sac called scrotum या scrotal sac। रीजन क्या है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता? फीमेल्स के केस में जो ओवरी होती है वो बॉडी के अंदर ही होती है, लेकिन मेल्स के केस में वो बॉडी के बाहर क्यों होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? रीजन क्या है? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये कौन सा रीजन हो गया भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म्स का बनना। मेल गैमीट्स को ह्यूमंस के केस में हम स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना कम टेम्परेचर मिल जाता है इसको स्क्रोटम में आने के लिए? नियरली 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुक्स में डाटा लिखा है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एंड दैट टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दूसरी तरफ सोचो, अगर उस ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट, उस मेल की डेवलपमेंट यानी कि इस तरीके से हुई है कि इंग्वाइनल कैनाल से ये बाहर नहीं आ पाया, तो वो क्या हो जाएगा? एक क्लिनिकल केस अलग बन जाएगा हमारा। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं कर पाई, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं कर पाई, तो इस केस में उसको जो रिक्वायर्ड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर है दैन द बॉडी टेम्परेचर वो नहीं मिल पाएगा, यानी कि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होगा। और इस केस में यानी कि ये क्या है, टेस्टिस क्या है? हिडन है, हिडन है, बॉडी के अंदर है, तो उस केस को हम बोलेंगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ये टर्म आपके इसमें बुक में नहीं है, नोटेड डाउन, एनसीईआरटी में नहीं है। क्लिनिकल केस इसका बनता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट का मतलब हिडन, क्रिप्ट का मतलब हिडन, तो हिडन रह जाती है टेस्टिस, यानी एब्डोमेन के अंदर ही रह जाती है, डिसेंड नहीं हो पाती। और ऐसे बीमारी का नाम क्या है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और इस केस में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्टेराइल होगा। पहले तो इसका कोई इलाज नहीं होता था, लेकिन आजकल इसकी सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अभी जो हमने टर्मिनोलॉजी ऐसी की है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो थोड़ा बहुत किया है। एक तो गुबरनैकुलम किया है अलग से, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार पूरा। गुबरनैकुलम अलग है, एक इंग्वाइनल कैनाल अलग है, एक क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कनेक्टिव टिश्यू को, इस डेंस कोट कवरिंग को नाम दिया है इसमें। I will repeat. Testis is the primary sex organ in human males, 4 to 5 centimeter in length, and in width it is 2 to 3 centimeter in width. Oval in shape structure होता है, oval shape का structure होता है, और ये oval shape का structure
अब्डोमेन के बाहर लाई कर रहा है। अब्डोमेन के बाहर एक सैक यानी कि थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। इसके अंदर वो इंग्वाइनल के नाम से डिसेंड यानी कि अब्डोमेन के अंदर से डिसेंड यानी बाहर आ जाता है, बनता ही अंदर ही है बॉडी के और डिसेंड कर जाता है इन द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो और फिर ये आसपास इसके हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है जो उसको कुशनिंग दे रहा है, प्लस ये ग्यूबरनैकुलम या ग्यूबरनैकुलर कॉर्ड, देखो स्क्रोटम को हम स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं, ग्यूबरनैकुलम को हम ग्यूबरनैकुलर कॉर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से वैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जैसे इसको बांध रखा है, तो इस ग्यूबरनैकुलम के साथ ये कनेक्टेड है विद स्क्रोटल सैक लाइन। ठीक है जी, तो अब मैं कट सेक्शन ऑफ दिस थिंग आपको टेस्टिस का कंप्लीट करवाऊंगी। क्लियर? क्यों है ये बाहर वो भी रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर मिलता है। आइडियल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स, जिसमें ये बाहर नहीं आएगा, क्रिप्टोऑर्किडिज्म होगा, तो कम टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, तो स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होगा? स्टेराइल। क्लियर? अब मैं इसका टेस्टिस का सेक्शन कराती हूँ। टेस्टिस का लार्ज स्ट्रक्चर बना रही हूँ थोड़ा मैं, एक सिंगल का, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इट इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर। ओवल शेप स्ट्रक्चर लाइंड बाय ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका वैजिनालिस ऑन आउटसाइड। अब आपको भी ट्यूनिका वैजिनालिस के आगे एक्चुअली बाहर होता है ट्यूनिका वैजिनालिस और अंदर इट इज सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसकी इनर लाइनिंग इसको यू इनर कंपार्टमेंट्स के अंदर बांध देती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। क्या लाइनिंग है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये बहुत ज्यादा चिपकी हुई उसके साथ होती है। ठीक है, अब इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया से हुआ क्या है, इसका जो टेस्टिस का इनर सेक्शन है दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे मैंने 5 कंपार्टमेंट बना दिए, अदरवाइज इसके अंदर बन जाते हैं 250 कंपार्टमेंट्स। इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जैसे ये एक है लोब्यूल, ये एक है, ये एक है, इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, और हर एक लोब्यूल के अंदर अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे दो ही बना रही हूँ, तो हर एक लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। मैंने आपको बताया 250 कंपार्टमेंट है, 250 में से हर एक में 1 से लेकर के 3। तो अगर हर एक 250 में 1 है तो कितना हो गया? 250। लेकिन मैक्सिमम है 3 है तो कितना हो गया? 750। तो टोटल 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? ये वाले स्ट्रक्चर्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पहले ऐसे टॉर्चर्स जाते हैं, वर्ल होके जा रहे हैं, उसके बाद ये सीधे हो जाते हैं। सब में से ये नेटवर्क जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा प्रॉपर, तो ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर इधर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से जाएंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पे ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे इधर प्रॉपर जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस जाली जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटिक।
अब रेटे टेस्टिस से आगे फिर से ट्यूब्यूल्स जाएंगे, इनको हम बोलेंगे वासा इफेरेंशिया। ये सीक्वेंस आपको करना पड़ेगा, वासा इफेरेंशिया। इसके आगे भी एक ट्यूब्यूल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे ट्यूब्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से लेकर 3 तक। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म्स बनेंगे जो आगे तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उसका रास्ता कर रहे हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, तो ये जो रास्ता मैं सारा बता रही हूँ आपको, टेस्टिस के अलावा जो सारे ऑर्गन्स इसके बाहर आएंगे, टेस्टिस के बाहर जाके वास्ट डिफरेंस एक ऑर्गन शुरू होगा, वहां जो भी ऑर्गन्स टेस्टिस के अलावा हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे। आई रिपीट, वहां तक पहुंच जाते हैं, अभी टेस्टिस के अंदर ही हम कर रहे हैं सारा कुछ। तो ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया। इसके बाद आता है एपिडाइडिमस। तो एपिडाइडिमस कैसे आएगा, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं शॉर्टन करके दिखाऊं तो दिस इज टेस्टिस और इससे ये वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से एक स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज एक्चुअली अ वेरी मच कॉइल्ड स्ट्रक्चर, लेकिन हम डायग्राम में इसको ऐसे बनाते हैं, कॉइल्ड नहीं बनाते, अदरवाइज इट इज अ वेरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो एक ऑर्गन आएगा जिसे हम कहते हैं एपिडाइडिमस या एपिडिडाइमस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। एपिडाइडिमस स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऊपर से कैसा है, ब्रॉड, ऐसा लगता है इसका सिर है, यहाँ पे मीडियोकर सा है बॉडी है, तो यहाँ पे टेल जैसा स्ट्रक्चर लगता है। तो एक्चुअली हम बायो में हेड के लिए टर्म यूज करते हैं कैपेट, बॉडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉर्पस, और टेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉर्डा या कॉर्डल। क्लियर? तो इसमें एपिडाइडिमस के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, कैपेट एपिडाइडिमस, कॉर्पस एपिडाइडिमस एंड कॉर्डा एपिडाइडिमस। क्लियर? अब यहां पे जब ये एपिडाइडिमस बन जाएगा तो दीज आर ऑल थिंग्स क्लोजली अप्रेस्ड टू द टेस्टिस, टेस्टिस के साथ क्यों इस तरीके से क्लोजली अप्रेस्ड है। अब यहां से स्ट्रक्चर निकलेगा वास डिफरेंस। तो यहां से स्ट्रक्चर निकलेगा एपिडाइडिमस के बाद वास डिफरेंस। क्लियर? किस हद तक ये ऊपर ऐसे जाएगा, जहां तक, किस लेवल तक, अब्डोमेन के अंदर किस लेवल तक जाएगा, जहां पे पड़ा है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की यहाँ पे क्या आ रही होगी, यूरेटर्स एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे कुछ वैसे नहीं दिखा पा रही, ये यूरेटर, जैसे यूरेटर यहां से आ रही है तो यूरेटर के अराउंड ये यूं कॉइल कर जाएगा और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे के लेवल तक आ जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लेवल तक आने से पहले यहाँ पे एक पार्ट बनेगा इसका जो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। इस ब्रॉडर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को हम बोलते हैं एम्पुला। आपके एनसीईआरटी में एम्पुला नहीं बना हुआ, लेकिन वहां पे ब्रॉडर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो उस ब्रॉडर पार्ट को आप लेबल कर लेना एम्पुला। ठीक है, एम्पुला से इमीडिएटली पहले यहाँ पे ग्लैंड ओपन हो जाता है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, और इमीडिएटली यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आके ये सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन के बाद ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि ऐसे एम्पुला बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके लोअर लेवल पे आके ये ज्वाइन कर जाती है। एक बार यहाँ तक देखें, तो उसके बाद ये वास डिफरेंस आके यहाँ पे ज्वाइन करता है। आई थिंक देयर इज सम एरर या इन एम्पुला। एक्चुअली एम्पुला आपके वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी जैसा डायग्राम भी नहीं है, मैं स्कीमेटिक थोड़ा ड्रॉ कर रही हूँ। एम्पुलर रीजन पहले होता है, एम्पुलर रीजन पहले होगा और जो सेमाइनल वेसिकल है वो उसके बाद आके ज्वाइन कर रहा है।
एक्चुअली कुछ बुक्स में, अगर आप लोग एक्स्ट्रा बुक्स रेफर कर रहे हो, वैसे मैं हमेशा मना करती हूँ, तो उसमें एम्पुलरी रीजन ही बोला होता है कि सेमाइनल वेसिकल एम्पुलरी रीजन में ही, एक दो बुक्स में मैंने देखा कि उन्होंने बोला है एम्पुलरी रीजन में ही ज्वाइन कर रहा है, बट एनसीईआरटी में एक्चुअली एम्पुला लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन एम्पुला के यूं एक स्वोलन सा पार्ट थोड़ा सा दिखेगा आपको, और उसके इमीडिएटली बाद आपको सेमाइनल वेसिकल उसके साथ एडेड दिखेंगे, ठीक है। तो हम वैसे ही फॉलो करेंगे सेमाइनल वेसिकल। फिर यहाँ पे जब ज्वाइन कर जाते हैं तो ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, और यूरिनरी डक्ट से ये कौन सी बन रही है, यूरिनरी डक्ट। तो यूरिनरी डक्ट को फिर ये एज इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन कर लेती है। आई रिपीट, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनेंगे। इसका भी डिसेक्शन करते हैं हम कि कैसे बनेंगे। स्पर्म्स बनेंगे, इसमें से स्विम हो करके वो आते हैं, कहाँ जाते हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से देखो सबसे पहले हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर गए रेटिटेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस से वासा एफेरेंशिया, वासा एफेरेंशिया से एपिडाइडमस, वासा एफेरेंशिया के बाद एपिडाइडमस, एपिडाइडमस के बाद यहां से जब एपिडाइडमस इसके साथ लाइन कर रहा होगा, एपिडाइडमस के बाद इमीडिएटली बात जाएंगे इसमें वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस में होता क्या है, एम्पुला सिर्फ ड्रॉ किया हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के लेवल तक अब्डोमेन में एंटर करेगा, यूरिनरी ब्लैडर तक राइज करेगा। फिर यहाँ पे जो इसके यूरिटर्स होते हैं, तो जैसे ये यूरिटर जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करने, तो इस यूरिटर को यू लूप करके, जैसे यहाँ पे यूरिटर होगा, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा डायग्राम में वैसे नहीं बना पा रही, तो यहाँ पे यूरिटर होगा, उसके अराउंड, चलो ये अगर यूरिटर है तो ये इसके अराउंड लूप ऑन करके ये इसके अराउंड यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके अंदर सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस इसके अंदर छोड़ेगा। इनकी सिक्रीशंस भी हम ग्लैंड के एक साथ करते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन छोड़ेगा, लेकिन उससे इमीडिएटली पहले एम्पुला। अब एम्पुला के बारे में एक आधी बुक लिखती है कि एम्पुला के लेवल पे ही सेमिनल सिक्रीशन होता है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में एम्पुला लेबल्ड नहीं है, ना ही इसके बारे में मेंशन है, लेकिन एम्पुला ड्रॉ उसने सेमाइनल वेसिकल की एंट्री से पहले किया हुआ, तो हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एम्पुला की इमीडिएटली बाद सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन जब यहाँ आ जाती है, तो ये क्या बन जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ बच्चे इंग्लिश थोड़े लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है इट आफ्टर कंबाइनिंग विद द सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल इट ओपन्स एज इजैकुलेटरी डक्ट into this urethra। तो एज इजैकुलेटरी डक्ट मतलब इजैकुलेटरी डक्ट बंद करके, इसके साथ ज्वाइन करके इजैकुलेटरी डक्ट बंद करके वो ये यूरिनरी जो पाथ है इसके साथ आके ज्वाइन कर जाती है। और इसी लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है डोनट शेप ग्लैंड। डोनट्स देखिए आप लोगों ने, डोनट नहीं देखी होगी तो वो हमारा कौन सा इंडियन डिश कौन सी होती है डोनट शेप की, भल्ला होता है कि नहीं, वो क्या होती है, नहीं डोनट शेप आई थिंक वड़ा, सांबर वड़ा के साथ जो खाते हैं ना वड़ा, तो ऐसा बीच में होल जैसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। डोनट समझ आ रहा था वो सही है, नहीं तो वो वड़ा जैसा होता है बीच में होल वाला, तो वैसा इसके अराउंड डोनट शेप वो ग्लैंड होता है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन इसमें आ जाती है, और इसके इमीडिएटली नीचे यहाँ पे सबसे छोटा ग्लैंड होगा। अब 3 ग्लैंड हो गए, सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल, देन आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आ गया यहाँ पे सबसे छोटा ग्लैंड जो बॉडी का माना जाता है कोपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एनसीईआरटी में एक ही नाम होगा दोनों में से, ठीक है, कोपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें ओपन कर सकते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन इसके साथ मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो वास डिफरेंस को मैं इस तरह टेबल कर देती हूँ,
अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि जो मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ वो यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर के सिक्रीशंस के साथ ही एक्चुअली इसकी रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन भी उसके साथ ही मिल जाती है। तो कॉमन मेल्स के अंदर जो होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होती है वो कॉमन होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कॉमन होती है, ठीक है। तो ये यूरिनरी डक्ट के साथ मिलती है यूरिनोजेनाइटल, जेनाइटल मतलब जेनाइटल से, यूरिनरी मतलब यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी कैरी कर सकती है ये डक्ट और जेनाइटल सिक्रीशन भी कैरी कर रही है। तो मेल में सेम पाथ होता है, ठीक है। और फिर ये आउटसाइड द बॉडी कैविटी ओपन करेगा एक स्लिट लाइक कवरिंग, स्लिट मतलब गोल नहीं है, ये इस तरीके की कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। और ये जो सिक्रेशन है ये किसके अंदर होती है, इसके अराउंड प्रॉपर एक टिश्यू होता है, मैं डिफरेंट कलर आई शुड यूज, आई कांट यूज डिफरेंट कलर बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो होता क्या है, इधर एक जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट है तो उसको हम बोलते हैं पेनिस। ये जो पेनिस होता है ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, बेसिकली कॉपुलेशन में बेसिकली यही ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ये ऐसे प्रॉपर इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। क्या इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं वो भी इसके कट सेक्शन में हम करेंगे, पेनिस के कट सेक्शन में। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू भी इसमें होता है जिससे कि इसी पेनिस के थ्रू यूरिनरी सिक्रीशन और जेनाइटल सिक्रीशन यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू जा रहे हैं। और ये जो ओपनिंग बॉडी के बाहर होती है इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है जी। और इस पेनिस के यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ब्रॉडन सा हिस्सा है, तो ये ब्रॉडन से हिस्से को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये ग्लांस पेनिस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ऊपर जाके एक स्किन फोल्ड से कवर होता है। ये जो स्किन फोल्ड होता है इसको हम बोलते हैं फोरस्किन। कुछ लोगों में ये फोरस्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फोरस्किन की कुछ ग्रुप्स में प्रथा भी है फोरस्किन को इंसिजन करवाने की, सर्कमसिजन उस चीज को हम बोलते हैं जहां पे इस पोर्शन को कटवा देते हैं, सर्कमसिजन। तो ये अभी तो क्वेश्चन नहीं आता, पहले कभी आता था कि कौन सा पोर्शन है जो कट किया जाता है, फोरस्किन कट किया जाता है। तो इसमें कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत आ रही है कि ये कई बार स्किन का ग्रोथ ज्यादा होता है एंड यूरिनरी सिक्रीशन में उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो मेटस को कुछ पार्ट कवर कर रहा होता है। तो उस केस में भी हम सर्कमसिजन करके फोरस्किन को सर्जिकली थोड़ा कट कर देते हैं ताकि यूरिनरी सिक्रीशंस जो है या जेनाइटल सिक्रीशन या यूरिनरी सिक्रीशन बहुत उनका क्लियर पाथ से हो जाए। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द पाथवे। अभी हम इन डिटेल इस पोर्शन का कट सेक्शन डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि सारा कुछ मिक्सअप से हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस का कट सेक्शन हमने देखा। टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। सबसे पहले तो इसका इनर कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो इसको 250 कंपार्टमेंट्स यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बांट रहा है। तो ये 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। टोटल 250 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे टेस्टिस से आगे वासा फ्रेंचिया से आगे प्रॉपर एपिडाइडमस से आगे वास डिफरेंस। जैसे यहाँ पे मैंने इस चीज को छोटा करके दिखा दिया था कि एपिडाइडमस के डिफरेंट पार्ट्स, कैपेट, कॉर्पस, कॉर्डा, फिर एपिडाइडमस से नीचे से क्या जा रहा है, वास डिफरेंस। वो मैंने स्ट्रक्चर में दिखा दिया था कि यहाँ पे वास डिफरेंस ऐसे करके अराइज कर रहा है। फिर ये एट द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तक राइज कर जाता है। उसी के लेवल तक मैंने थोड़ा हाईलाइट दिखाया है, उसी के लेवल तक एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं। उसी के लेवल तक राइज करता है और ये यूरेटस के अराउंड लूप ऑन करके नीचे आ जाता है और सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस इसके साथ एक ग्लैंड की सिक्रीशंस ऐड ऑन हो जाती हैं और फिर ये एट द लोअर लेवल ज्वाइन कर जाता है। 2 और ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, डोनट शेप प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वेरी शॉर्ट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। डोनट शेप ग्लैंड इमीडिएटली इसके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है जो उसको सराउंड कर रहा होता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड की जो है
बच्चे कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, प्रोस्टेट कैंसर इसको बोला जाता है। ये डिजीज भी बहुत ज्यादा कॉमन है, प्रोस्टेट कैंसर, इसको भी नोट कर सकते हो आप। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो है मेल्स में काफी कॉमन हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर के नाम से बोला जाता है। देन उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड, जो सबसे छोटे ग्लैंड ऑफ द मेल बॉडी माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी जो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो कि पेनिस के थ्रू पास कर रही है, इसके अंदर यूरिनरी और जेनाइटल सिक्रीशंस दोनों होती हैं। और ये इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि कॉपुलेशन के टाइम काफी इरेक्ट और रिजिड बना देता है इसको, ठीक है। देन इसका जो लोअर पोर्शन होता है उसमें थोड़ा ज्यादा टिश्यू होता है, थोड़ा थिकन होता है, जिसको ग्लास पेनिस बोल देते हैं। ग्लास पेनिस का कुछ पोर्शन कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज फोरस्किन, ठीक है। तो और ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं, जो कि स्लिट शेप ओपनिंग होती है, यानी कि गोल नहीं होती। तो इस तरीके से स्लिट शेप ओपनिंग होती है, जैसे मैंने ड्रॉ की यूरेथ्रल मेटस। इससे जो है सारी सिक्रेशंस उसकी जेनाइटल और यूरिनरी सिक्रेशन जो है वो बॉडी के बाहर आती है। हमने कुछ कट सेक्शंस करने हैं 71st ट्रिब्यून के पेनिस का, यहाँ पे कैसे और क्यों बनता है, स्पर्म्स वगैरह, वो सब कुछ अभी हमें डिस्कस करना है। आई होप आपको इतना समझ आ गया।